आपकी वर्कशीट नंबर 5 आ गई है और ये हिस्ट्री की है। आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपको अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। हाँ, तो हम देखते हैं कि आज आपकी वर्कशीट में क्या आया है। पिछली वर्कशीट में आपने पढ़ा था नेशनल कन्वेंशन के बारे में कि नेशनल कन्वेंशन कैसे बना, उसके क्या कार्य थे और उसमें क्या क्या कठिनाई आई। आज हम पढ़ेंगे कि उसके बाद क्या हुआ। 1794 से 99 उदार गणतंत्र। नेशनल कन्वेंशन में एक संविधान का निर्माण करके कार्यपालिका का उत्तरदायित्व 5 सदस्यों को नेशनल कन्वेंशन मंडल या डायरेक्टरेट को सौंपा। मतलब जब नेशनल कन्वेंशन बना तो उसका 5 सदस्य बनाया गया, ठीक है, और उन्हें कहा गया डायरेक्टरेट, ठीक है, और ये नेशनल मंडल भी कहलाया। नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हुआ। अब क्या था, जब नेशनल कन्वेंशन बना और 5 जो मेंबर्स थे, 5 जो सदस्य थे, उसको उसका डायरेक्टरेट बनाया गया, डायरेक्टरी कहा गया उसे, और उसका नेशनल मंडल बनाया गया। अब वही 5 काम करते। तो नेशनल कन्वेंशन के बाद फ्रांस में अब क्या हो गया, फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन शुरू हो गया। 1795 से 1799 तक, ये कब तक डायरेक्टरी का शासन चला, 1795 से 1799 तक। डायरेक्टरी का ये शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा हुआ था। अब जब राजतंत्र चला गया और नेशनल कन्वेंशन बना और डायरेक्टरी उसे कहा गया, लेकिन ये भी क्या था, ये भी बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं था, अव्यवस्थित था और कठिनाइयों से क्या था, भरा हुआ था। संचालन मंडल को सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण एवं सेनाध्यक्षों की नियुक्ति फ्रांस की ओर से संधि करने का, युद्ध करने का अधिकार प्राप्त था। संचालन मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या, लेकिन युद्ध अभी भी बाकी था और डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो क्या थे, अनुभवी थे, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था और अयोग्य थे और भ्रष्ट भी थे, तो जिसकी वजह से ये सही से काम नहीं कर पा रहे थे। डायरेक्टरी के शासन काल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली और इसी टाइम में बहुत सी क्या हो गई, गड़बड़ी फैलने लगी। आवश्यकता महसूस कर बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमज़ोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक क्या हुआ, पहले तो राजतंत्र था, तो राजा से लोग बहुत परेशान थे, ठीक है। राजा सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, अपने ही ऐशो आराम के बारे में सोच रहा था, तो लोग राजा से बहुत परेशान थे। उसके बाद किसी तरह से लोगों ने मिल करके, जो अलग वर्ग के थे, कुछ लोगों ने मिल करके, आपको बताया मैंने 2 दल बना था और रेबेस्पियर था उसमें, वो सब लोगों ने मिल करके उसको हटाया। फिर एक क्या बना, नेशनल कन्वेंशन बना। अब नेशनल कन्वेंशन बना, इसके 5 सदस्य बनाए गए कि ये 5 सदस्य इसको देखेंगे, काम करेंगे। तो ये 5 सदस्य भी उतना अच्छे से काम नहीं कर सके, युद्ध की समस्या उनके सामने रही, उनको उतना ज़्यादा अनुभव नहीं था, ऊपर से ये भ्रष्ट थे, करप्ट थे और अयोग्य थे। तो अब लोगों को लगा कि इनसे भी हमारा जो देश है, एक गणतंत्र देश जो हम बनाना चाह रहे हैं, वो नहीं बन पा रहा, जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल पा रहा। इस काल में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस में सम्मान को स्थापित किया और अंत डायरेक्टरी के शासन का अंत कर सत्ता पर नियंत्रण कर दिया। अब एक नया इंसान आया, कौन था वो, नेपोलियन था, नेपोलियन प्रथम, और उसने क्या किया, डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया। 1799 से 1814 तक। अब आपने 1794 से 99 तक देख लिया कि 1794 से 1799 तक तो डायरेक्टरी का शासन चला। अब उसके बाद 1799 से 1844 तक किसका चलेगा, नेपोलियन का चलेगा। 1799 में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। कब अंत किया, 1799 में, और फ्रांस का प्रथम काउंसलर बन गया। और क्या बन गया, फ्रांस का प्रथम काउंसलर बन गया। 1804 में उसने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में उसने कह दिया कि मैं क्या हूँ, फ्रांस का सम्राट हूँ। और इस तरह नेपोलियन के समाजवादी शासन की शुरुआत हुई, और इस तरह से उसकी शासन की क्या हुई, शुरुआत हुई।
अब देखते हैं, नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों द्वारा यूरोप की राजनीतिक भूगोल बदल दिया। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया, जहां सर्दी और वातावरण में उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया। अब ये नेपोलियन के जात वो आर्मी का चीफ था, तो उसने क्या किया, वो उसने रूस से लड़ाई की और वहाँ अपनी आर्मी को भेजा, और उससे क्या हुआ, जो उसकी आर्मी थी उसको बहुत ज़्यादा क्या हुई, क्षति पहुंची, नुकसान पहुंचा, और यहीं से क्या हुआ, नेपोलियन का पतन शुरू हो गया। और उसका जो टाइम था, उसका जो दौर था वो ख़त्म होने लगा। 18 जून 1850 वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय के पश्चात नेपोलियन को सेंट हेलेना में बंदी बना दिया गया, और एक युद्ध हुई थी, वाटरलू की युद्ध। ठीक है, कब हुई थी ये हुई थी 1815 में हुई थी। 18 जून 1815 में एक युद्ध हुई थी, जिसे क्या कहा गया, वाटरलू का युद्ध। ठीक है, उसी में क्या हुआ, नेपोलियन की हार हुई और उसे सेंट हेलेना में क्या बना दिया गया, बंदी बना दिया गया। ठीक है, और 1821 में उसकी मृत्यु हो गई, और 1821 में क्या हो गया, नेपोलियन मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस की सिविल संहिता नेपोलियन प्रथम द्वारा 1804 में फ्रांस में लागू की गई। नेपोलियन ने एक संहिता दी थी, ठीक है, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, जिसे सिविल संहिता भी कहा जाता है। उसने कब दी थी, 1804 में दी थी। इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानून का समन्वय किया गया। ठीक है, इस संहिता द्वारा, और उसने क्या क्या चेंजेस लाए। ठीक है, खासकर उसने प्रशासनिक चेंजेस बहुत ज़्यादा लाए थे, तो वो हम देखेंगे कि उसने क्या क्या चेंजेस लाए। नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया, जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार को बंद कर दिया। मतलब उसने कहा कि जो जैसे पहले क्या था, अगर कोई अमीर घराने में पैदा हुआ, पादरी या कुलीन वर्ग में पैदा हुआ, तो उसको बहुत ज़्यादा महत्व मिलेगा, और जो तीसरे वर्ग में, द्वितीय वर्ग में पैदा हुआ, तो उसको कोई महत्व नहीं मिलेगा। तो इसको उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। उसके बाद है, इसके तहत धर्म के स्वतंत्र, सेकंड जो है वो है, इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरी उनको मिलेगी जो सर्वाधिक योग्य हों। ठीक है, और इसके तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई। धर्म की स्वतंत्रता दी गई कि जो चाहे वो अपनी मर्जी का धर्म अपना सकता है, और जो योग्य होगा उसी को सरकारी नौकरी मिलेगी। जूरी की सहायता से खुले में मुकदमा सुनने की व्यवस्था की गई, और अगर किसी पे कोई इल्ज़ाम लगा, कोई ये मुकदमा चल रहा है, तो ऐसा नहीं कि अपने मन से कोई भी कुछ भी उसका फैसला सुना दे। अब जो भी फैसला होगा वो सबके सामने किया जाएगा। कानून के समक्ष सबको समानता के सिद्धांतों को विधि संहिता में स्थान दिया गया। सबको बराबर का स्थान दिया गया कानून के सामने। व्यक्तिगत संपत्ति सिद्धांतों को मान्यता दी गई, और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वो पहले कभी नहीं था। इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थन में थे। और जो व्यक्तिगत संपत्ति, मतलब कोई एक इंसान सारी ज़मीन लिए हुआ है, और जो दूसरे हैं उनको ज़मीन नहीं मिल, भूमि पर स्वामी, उसको हटा दिया गया। कहा कि ठीक है, ज़मीन सबकी होगी, सब इस पर खेती करेंगे। इस तरह का कानून बना दिया गया। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसकी अस्थायी कार्य हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून की संहिता का महत्व को स्वीकार किया। नेपोलियन ने खुद कहा कि ये जो मैंने कानून बनाया, इसका बहुत महत्व है। उसने क्या कहा था ये सुनिए। यहाँ पे उसने लिखा है, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है। नेपोलियन ने कहा कि मुझे जो मेरा गौरव है, जो मुझे बड़ाई है, जो मेरी प्रशंसा है, जो मेरी तारीफ है, वो 40 युद्ध में मुझे विजय हुआ, उसमें मैं जीता हूँ, उससे नहीं है। मेरी विधि संहिता ही एक ऐसी है जो कभी नहीं मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध हो पाएगी, मतलब वो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी। अब आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। डायरेक्टरेट के शासन में क्या कठिनाई थी। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि क्या क्या कठिनाई थी। ये देखो यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ। युद्ध की समस्या थी, वो सब क्या थे, अयोग्य थे, अनुभवी थे, ये सारा कुछ आप लिख लीजिएगा। व्यापार ठप पड़ा हुआ था, वैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, इसको आप उतार सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1
ये रहा, ठीक है। डायरेक्टरेट सदस्य अनुभवी थे, आयुक्त थे, भ्रष्ट थे। डायरेक्टरेट के शासन तरह तरह की गड़बड़ी फैली हुई थी, जैसे बेरोजगार थे, व्यापार ठप पड़ा हुआ था, बार बार युद्ध की आशंका, विदेशी नीति कमजोर थी। ये सारा आप लिख लीजिएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? उसने किस तरह से वो सफल रहा? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर सुरक्षित करे, शांति स्थापित कर सके और विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। इस काल में नेपोलियन प्रथम स्वयं विजयों द्वारा फ्रांस में सम्मान हासिल किया और शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सका। मतलब उस टाइम डायरेक्टरेट जो थे वो कमज़ोर पड़ रहे थे, पूरा जो धंधा था वो ठप पड़ा हुआ था, वो आना भी थे, युद्ध हो रही थी, तो वो लोग उस टाइम बहुत परेशान थे। तो नेपोलियन आया और उसको देख करके लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छा शासन करेगा। नेपोलियन संहिता क्या का महत्व है? क्या महत्व है उसका, ये देखिए। नेपोलियन संहिता के जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद कर दिया गया। ये जितना कुछ है वो आप वहाँ पे लिख देना, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, आप अपनी वर्कशीट से देख करके लिख सकते हो इसे। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो आपको खुद से करना है। नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? ये आपको खुद से करना है। इसमें से कोई भी कानून जो आपको लगता है अच्छा है और इसको होना चाहिए, तो इसको आप लिख देना और फिर बताना क्यों, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ, नेपोलियन संहिता में दिए गए प्रावधानों में सबसे ज़्यादा धर्म की स्वतंत्रता और जन्म के आधार पर दिए गए विशेष अधिकार बंद करना महत्वपूर्ण लगा, क्योंकि धर्म की स्वतंत्रता मानव की अंदरूनी विकास के लिए ज़रूरी है। जन्म के आधार पर विशेषाधिकार बंद करने से सभी लोगों को अपनी योग्यता को साबित करने का मौका मिलता है। ज़रूरी नहीं कि जो इसमें लिखा हुआ है वही आप लिखें, आप खुद से कोई सा भी नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता में से कोई सा भी कानून उठाइए और आप उसके बारे में लिखिए कि आपको वो क्यों अच्छा लगा, ठीक है। तो ये वर्कशीट आपकी ख़त्म हो गई, इसे आप लोग करके मुझे जल्दी जल्दी भेजिए। थैंक यू।